नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मजेदार उपन्यास जान के दुश्मन पार्ट 2। जगमोहन का मन किया कि वह देवराज चौहान से पूछे कि नायक की हालत ठीक होने पर वह क्या करेगा, परंतु अपनी इस इच्छा को वह मन में ही दबाकर रह गया। निगाह बार बार देवराज चौहान की मुट्ठी में दबी नायक की घड़ी पर ही जा रही थी और नायक के शब्दों में यह घड़ी बहुत बड़ी रकम से ताल्लुक रखती थी। यही बात जगमोहन का दिमाग खराब किए जा रही थी। 6-7 मिनट तक उनके बीच चुप्पी छाई रही। दोनों सिगरेट के कश लेते रहे। निगाहें नायक पर ही टिकी थी। अलबत्ता जगमोहन कभी कभार देवराज चौहान पर निगाह मार लेता था, जो किसी गहरी सोच में डूबा था। इतनी देर में नायक ने अपनी बिगड़ी हालत पर काबू पा लिया। तगड़ा घूसा लगने के कारण उसका दायां गाल फटकर सूज सा गया था। होठों के कोनों पर खून लगा था। बाल अस्त व्यस्त हुए पड़े थे। पूरे जिस्म से दर्द की लहरें उठ रही थी। खस्ता हालत थी। देवराज चौहान ने जमकर ठुकाई की थी उसकी। उसे उठने की कोशिश करते पाकर देवराज चौहान आगे बढ़ा और होठ भींचकर उसकी कमीज का कॉलर पकड़ते हुए उसे उठाया और घूंसा जड़ दिया। नायक दर्द भरी चीख के साथ दीवार से टकराते हुए नीचे गिरा। नहीं! नायक उसका खतरनाक चेहरा देखकर चीख उठा। मुझे मत मारो, भगवान के लिए मुझे मत मारो। मैं आज के बाद कभी हम पर रिवॉल्वर मत तानना, समझे? देवराज चौहान कुटराया। नायक सूखे होठों पर जीभ फेर कर रह गया। अंधेरे में देवराज चौहान दरिंदा लग रहा था। आंखों में खतरनाक भाव चमक रहे थे। तुम क्या समझते हो कि हमने तुम्हारी घड़ी कब्जे में लेने के लिए तुम्हें जोरावर सिंह के आदमियों से बचाया? देवराज चौहान पुनः गुर्राया। तुझे बचाने का सबसे बड़ा कारण यह था कि हम किसी के एहसान तले दबे हुए थे। उसके कहने पर ही अपनी जान खतरे में डालकर तुझे बचाया कमीने, और तू हम पर रिवॉल्वर तानकर इसका सिला दे रहा है? एहसान फरामोश! नायक के होठों से पीड़ा भरी कराह निकली। मुझे नायक के होठों से दर्द भरा धीमा स्वर निकला। मुझे गलत मत समझो। दरअसल मेरे हालात ही ऐसे हैं कि मैं किसी पर विश्वास नहीं कर सकती, क्योंकि हर कोई मेरा दुश्मन बना बैठा है। घड़ी को पाने के लिए लोग मेरी जान तक लेने को तैयार हैं। मैं हाँफ कर नायक चुप हो गया और गहरी गहरी सांस लेने लगा। यह तुम्हारी बातें हैं, तुम जानो, देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। लेकिन आज के बाद कभी मुझ पर या जगमोहन पर अविश्वास मत करना। यह पहली और आखिरी चेतावनी है तुम्हारे लिए, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। गहरी गहरी सांस लेता कहराता हुआ नायक किसी प्रकार सीधा होकर बैठ गया। ठुकाई की सोजिश के कारण उसका चेहरा मोटा सा हो रहा था। देवराज चौहान ने मुट्ठी में दबा रखी घड़ी उसकी गोद में फेंक दी। संभाल लो घड़ी। रिवॉल्वर तानने के बाद वैसे तो तुम इस घड़ी को वापस पाने के हकदार नहीं रहे, परंतु तुम्हारी पहली गलती मानकर घड़ी तुम्हें लौटा रहा हूँ। हमें तुम्हारी घड़ी में कोई दिलचस्पी नहीं, चाहे इसके पीछे कितनी ही बड़ी दौलत का मामला हो। छीनकर खाने की मुझे आदत नहीं है। जगमोहन ने दांत भींच लिए। किस्मत से नायक को उसकी घड़ी हाथ लग गई थी। उसने तो सोचा था कि देवराज चौहान अब घड़ी नहीं वापस करेगा, परंतु उसने घड़ी लौटा दी थी। जगमोहन का मन किया कि अपना सिर दीवार पर मारना शुरू कर दे। इस घड़ी के दम पर वह बेहद मोटी रकम हासिल कर सकते थे, परंतु नायक अविश्वास भरी निगाहों से देवराज चौहान को देखने लगा। तो तुमने घड़ी लौटा दी? हाँ, लेकिन यह आखिरी बार है। भविष्य में तुमने फिर कभी हमारे खिलाफ कोई हरकत की तो तुम्हें सिर्फ मौत ही मिलेगी। उस तरफ अंधेरे में तुम्हारी रिवॉल्वर पड़ी है, जाते समय उठा लेना। आओ जगमोहन। कहने के साथ ही देवराज चौहान तेज तेज कदम उठाता हुआ आगे बढ़ गया। जगमोहन की हालत देखने लायक थी। देवराज चौहान जा रहा था, उसे उसके पीछे जाना था, परंतु जैसे उसकी आत्मा नायक की गोद में पड़ी घड़ी में समाई हुई थी, वह घड़ी को भी नहीं छोड़ना चाहता था। कुछ आगे जाने पर देवराज चौहान ठिठक कर पलटा। जगमोहन! देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। तुमने सुना नहीं? आओ। जगमोहन होठ भींचकर देवराज चौहान की तरफ बढ़ गया। सुनो,
तभी नायक ने उन्हें पुकारा। दोनों ने नायक को देखा। 1 मिनट, मेरी बात सुनो, पास आओ। नायक अब काफी हद तक अपनी टूटी फूटी हालत पर काबू पा चुका था, परंतु शरीर से उठती दर्द भरी लहरों ने जैसे उसकी शक्ति ही छीन रखी थी। देवराज चौहान ने क्षण भर सोचा और नायक के पास आ पहुंचा। साथ ही जगमोहन भी जल्दी से वहां आ गया। देवराज चौहान, नायक सूखे होठों पर जीभ फेरकर कह उठा, आज मुझे यह मानने में कोई हिचक नहीं कि तुम इंसान नहीं, हीरा हो। तुम जैसा इंसान मैंने आज तक कभी नहीं देखा। क्राइम की दुनिया के मास्टर हो, परंतु बेईमानी तुम्हें छू भी नहीं पाई, यह जानते हुए भी कि घड़ी में ऐसा कुछ है जिससे मोटी दौलत हासिल की जा सकती है। तुमने मेरी घड़ी लौटा दी। जगमोहन की भी दाद देनी पड़ेगी कि यह तुम्हारी हर बात हर हाल में मानता है। घड़ी लौटा देने के लिए जगमोहन सहमत नहीं है, परंतु तुम्हारे फैसले को काट नहीं रहा। मैंने इसके चेहरे के भावों से यह बात पहचान ली थी। तुम दोनों तारीफ के काबिल हो। नायक, देवराज चौहान सख्त स्वर में कह उठा, तुम हमारी छोड़ो, अपने आने वाले वक्त के बारे में सोचो। आखिर कब तक तुम जोरावर सिंह वर्मा, महेंद्र वर्मा के हाथों से बचते रहोगे? इनके पास ढेरों आदमी हैं, जरूरत पड़ने पर ढेरों को और भी इकट्ठा कर सकते हैं। इनके पास दौलत है, जबकि तुम अकेले हो। एक रिवॉल्वर के दम पर कब तक इनसे बच सकते हो? जैसे आज फंस गए थे, ऐसे ही फिर कभी फंस जाओगे। हर बार तो हम तुम्हें बचाने के लिए ठीक समय पर पहुंचेंगे नहीं। बेहतर होगा अपनी जो भी वसीयत करना चाहते हो कर जाओ। मुझे नहीं लगता कि तुम ज्यादा दिन तक जिंदा रहोगे। नायक के होठों से गहरी सांस निकल गई। एक सिगरेट देना? जगमोहन ने एक सिगरेट सुलगाकर नायक को थमा दी। देवराज, नायक 2 कष्ट देने के पश्चात बोला, इसी कारण मैंने तुम्हें पीछे से आवाज देकर रोका है। मैं अकेला हूँ, कोई भी ऐसा नहीं कि इन हालातों में मैं किसी पर विश्वास कर सकूं। परंतु आज तुमने मुझे घड़ी लौटाकर समझा दिया है कि मैं तुम पर अपने से भी ज्यादा भरोसा कर सकता हूँ। यूं मैंने तुम्हारे बारे में सुन तो रखा था कि तुम क्राइम वर्ल्ड में रहकर भी अपने उसूलों पर चलते हो, जुबान के पक्के हो, धोखेबाजी नहीं करते, तब तक जब तक कि सामने वाला हेरा फेरी न करे। देवराज चौहान और जगमोहन ने गहरी निगाहों से नायक को देखा। तुम कहना क्या चाहते हो? जगमोहन ने आंखें सिकोड़ कर पूछा। मैं नाजुक हालातों में तुम दोनों पर भरोसा करके तुम्हारा साथ पाना चाहता हूँ। वास्तव में मैं महसूस करता हूँ कि देर सवेर में जोरावर सिंह, महेंद्र सिंह मेरा शिकार कर लेंगे, परंतु जब तक तुम लोग मेरे साथी बनकर रहोगे, वह दोनों मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। देवराज चौहान और जगमोहन की निगाहें आपस में मिली। लेकिन हम तुम्हारे साथी क्यों बने? देवराज चौहान बोला, इसलिए कि मेरे पास बहुत बड़ी दौलत की चाबी है, जिसे जोरावर सिंह हासिल करने के लिए मरा जा रहा है। उस दौलत को हम लोग हासिल करके आपस में बांट सकते हैं। दरअसल अकेला रहकर मैं उस दौलत को नहीं पा सकता। आखिर साथी की जरूरत तो मुझको पड़ेगी ही। देवराज चौहान विचारपूर्ण निगाहों से नायक को देखने लगा, जबकि जगमोहन फौरन कह उठा, दौलत कितनी है? बहुत अधिक। इस बारे में तो तुम लोग फिक्र न करो। कहाँ पड़ी है? जगमोहन उसके और करीब आ गया। यह मुनासिब जगह नहीं है इस बारे में बात करने की। कहने के साथ ही नायक ने देवराज चौहान को देखा। तुम क्या सोच रहे हो? पूरी बात जाने बिना मैं तुम्हारा साथ देने की हामी नहीं भर सकता। देवराज चौहान ने विचारपूर्ण गंभीर स्वर में कहा। हामी भरने की शर्त क्या है? मैं सही प्रकार से दौलत के बारे में जानना चाहता हूँ, हर बात जानना चाहता हूँ। उसके बाद ही तुम्हें मेरा जवाब मिल सकेगा। मुझे मंजूर है। नायक के होठों पर पहली बार मुस्कान उभरी। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बात सुनने के बाद तुम मेरा साथ देने के लिए इनकार नहीं कर सकोगे। मोटी दौलत है तो तुम्हारा विश्वास बर्फ की तरह जमा रहेगा। जगमोहन मुस्कुराकर कह उठा, हम दौलत की ही तो फिराक में रहते हैं। जहाँ पैसा होता है वहाँ खतरा भी होता है, नायक ने कहा। खतरा तो हमारा पुराना यार है, इस बारे में तुम निश्चिंत रहो। नायक ने देवराज चौहान को देखा, फिर गोद में पड़ी घड़ी को पकड़कर खड़ा हुआ तो होठों से हल्की सी करार निकल गई। इस घड़ी में मशीनरी नहीं है,
मैंने निकाल दी थी। अब बीच में से यह खाली है, डिब्बी की तरह। इसे पीछे से खोलोगे तो बीच में फंसा टुड़ा मुड़ा पतला सा कागज का टुकड़ा मिलेगा। वह नई दिल्ली स्टेशन के क्लॉक रूम की रसीद है। उस सामान घर में इसमें पड़ी रसीद दिखाने पर तुम्हें वहां से ब्रीफकेस मिलेगा। उस ब्रीफकेस को ले आना। कहने के साथ ही नायक ने रसीद देवराज चौहान की तरफ बढ़ाई। ठीक है, देवराज चौहान रसीद थामते हुए बोला। नई दिल्ली स्टेशन के क्लॉक रूम से ब्रीफकेस ले आऊंगा। उसके बाद उसका क्या करूं? ब्रीफकेस को हिफाजत से अपने पास रख लेना और मुझे अपना पता बता दो। कल किसी भी मुनासिब वक्त पर तुम्हारे पास आऊंगा, तब खुलकर सारी बातें बता दूंगा। नायक ने गंभीर स्वर में कहा। बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे हो मुझ पर? देवराज चौहान मुस्कुराया। भरोसे के काबिल इंसान पर ही भरोसा किया जाता है, और फिर हालातों के मुताबिक किसी पर तो मुझे विश्वास करना ही है, फिर तुम पर ही सही। नायक ने सिर हिलाकर पूछा। तुम्हारा पता क्या है? उसी होटल में ठहरे हो? नहीं, मैंने होटल बदल लिया है। कहने के साथ ही देवराज ने उस घटिया से होटल का नाम पता बता दिया। साथ ही उसने किसी प्रकार पिछली तरफ से घड़ी खोली और छोटा सा कागज का पुर्जा निकालकर घड़ी फेंक दी। पुर्जे को खोलकर देखा, वह वास्तव में क्लॉक रूम की ही रसीद थी। मैं चलता हूँ, कल किसी भी समय तुम्हारे होटल में पहुंच जाऊंगा, मेरा इंतजार करना। कहने के साथ ही नायक धीमी चाल से लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ता चला गया। देवराज चौहान ने सावधानी से क्लॉक रूम की रसीद जेब में डाल ली, जबकि जगमोहन का मन खुशी से उछाले मार रहा था कि मामला पट गया। अगर किस्मत ने साथ दिया तो यह उनकी क्राइम की दुनिया का शायद आखिरी मामला होगा। और कुछ दूर दूसरी तरफ गली के मोड़ पर अंधेरे में छिपा इंस्पेक्टर पवन वानखेड़े सब कुछ देख सुन रहा था। उसके होठों पर अजीब सी मुस्कान छाई थी। अगले दिन सुबह देवराज चौहान नहा धोकर तैयार हुआ तो 9 बज रहे थे। घटिया से होटल के छोकरे से उसने नाश्ता मंगवाया। जगमोहन भी बिल्कुल तैयार हो चुका था। दोनों ने एक साथ ही नाश्ता किया। उसके बाद देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर जेब की तह से क्लॉक रूम की रसीद निकाली। यह क्लॉक रूम की रसीद है? जगमोहन ने एकाएक पूछा। हाँ, देवराज चौहान ने सिर हिलाया। मैं नई दिल्ली स्टेशन जा रहा हूँ, 1.5-2 घंटे में लौट आऊंगा। इस बीच अगर नायक आए तो बिठा लेना। जगमोहन ने सिर हिलाकर कहा। तुम क्लॉक रूम से नायक का ब्रीफकेस लेने जा रहे हो? हाँ, हिफाजत से लाना, जाने उसके बीच में क्या है, जगमोहन ने कहा। देवराज चौहान ने सुरक्षित ढंग से रसीद जेब में डाली और बाहर निकल गया। टूटे फूटे रिसेप्शन पर बिना नहाए धोए वही बूढ़ा आ बैठा था। उसकी सूरत से ऐसा लग रहा था कि उसे नहाए हुए 4 दिन हो चुके हैं। देवराज चौहान होटल से बाहर निकलकर सड़क पर आया और आगे बढ़ गया। वहां से कुछ फासले पर टैक्सी स्टैंड था। वह टैक्सी लेना चाहता था। अभी कुछ ही कदम आगे बढ़ा होगा कि उसके कदम जड़ होकर रह गए। निगाहें एक टक पन्ना लाल पर जा टिकी, जो अचानक ही सामने आ खड़ा हुआ था। पन्ना लाल का चेहरा मौत की मुस्कान से भरा पड़ा था। अच्छा हुआ जो तुम होटल से बाहर ही मिल गए, वरना हम लोग तो कुछ ही क्षणों में होटल में आकर तुम्हारी सेवा करने वाले थे। देवराज चौहान ने आसपास देखा। वह 6 थे, हर कोई एक से बढ़कर एक खतरनाक। हर किसी की वहशी निगाह देवराज चौहान पर टिकी थी। वह सब बखूबी देवराज चौहान को घेरे हुए खड़े थे। तभी देवराज चौहान की निगाह कुछ दूर खड़ी काली विदेशी कार पर पड़ी। महेंद्र सिंह की कार थी वह। देवराज चौहान के होंठ मिच गए, चेहरे पर भयानकता के भाव आ गए। मस्तिष्क में तीव्रता के साथ खतरे की घंटी बजने लगी। कोई चालाकी मत कर बैठना, पन्ना लाल खतरनाक स्वर में बोला। खामखा हीरो बनने की कोशिश की तो कुछ ही देर में मरे पड़े नजर आओगे। परंतु आज देवराज चौहान पिटने को किसी भी हालत में तैयार नहीं था। मनी मन उसे हैरानी थी, इन लोगों ने उसका यह ठिकाना भी ढूंढ लिया। चलो, पन्ना लाल पूर्वता लहजे में बोला। महेंद्र साहब के दर्शन कर लो। जरूरी है? देवराज चौहान फुफकारा। बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी। चलो, कहीं ऐसा न हो कि मुझे रिवॉल्वर जेब से बाहर निकालनी पड़े या उसका इस्तेमाल भी करना पड़े। उसके बाद वह सब देवराज को घेरे काली विदेशी कार की तरफ बढ़ने लगे। देवराज चौहान की हालत
घायल सांप की भांति हो रही थी। उसकी सांसों में नाक के फुफकारों का समावेश था। कार के समीप पहुंचकर वह ठिठक गया। पन्ना लाल और उसके आदमी उसे घेरे खड़े थे। देवराज चौहान के प्रति सतर्क थे। कार का शीशा धीरे धीरे सरका और महेंद्र सिंह का चेहरा नजर आया। उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी, होठों पर वहशी मुस्कुराहट। उसे देखते ही देवराज चौहान के चेहरे पर दरिंदगी के भाव उजागर हो गए। कैसी तबीयत है? महेंद्र सिंह ने सर्द स्वर में पूछा। देवराज चौहान होठ भींचे उसे देखता रहा। महेंद्र लाल ने पन्ना लाल को देखा। हमारे पास वक्त कम है पन्ना लाल, दो को होटल में भेज दो ताकि वह जगमोहन का हाल वगैरह पूछाएं। पन्ना लाल ने दो को तुरंत होटल की तरफ रवाना कर दिया। महेंद्र सिंह ने बेहद शक्ति के साथ सिगरेट सुलगाकर कश लिया। देवराज चौहान, महेंद्र सिंह ने धुआं उगला। तुम अपने आप को बहुत बड़ा तीसमार खां समझते हो। तुमने सोचा होटल छोड़ देने में हमारी निगाहों से बच जाओगे। अब खुद ही देख लो, मैंने कहा था ना कि कल फिर मुलाकात होगी। देवराज चौहान की मुद्रा में कोई फर्क न आया। दरअसल तुम्हारा कसूर नहीं है, महेंद्र सिंह ने खतरनाक स्वर में कहा। वास्तव में इस शहर में हमारा जाल ही ऐसा फैला है कि कोई हमारी निगाहों से नहीं बच सकता। उस समय तो तुम मेरे आदमियों की आंखों में धूल झोंक कर होटल से खिसक गए, परंतु आधी रात तक उन्होंने मालूम कर लिया कि तुम कहां पर छिपे बैठे हो। उन्हें तो मालूम करना ही था, नहीं तो अपनी जान से हाथ धोना पड़ता। देवराज चौहान ने जेब में हाथ डाला। सब सतर्क हो गए। अगले ही पल पैकेट निकालकर उसने सिगरेट सुलगा ली। याद है, मैंने तुमसे कहा था 3 दिन, लगातार 3 दिन जुर्माने के तौर पर तुम्हारी ठुकाई होगी कि तुमने काम हाथ में लेने के बाद हमें मना कर दिया। आज का दिन दूसरा दिन है। मानसिक तौर पर अब खुद को तैयार कर लो कि महेंद्र सिंह। देवराज चौहान दरिंदा सा लगने लगा। कल की बात भूल जाओ। कल सब कुछ अचानक हुआ था, परंतु आज का तो मुझे पता था कि मेरी ठुकाई का दूसरा दिन है। अगर मैं तुम्हारे हाथ लग जाऊं तो। महेंद्र सिंह कहर भरी हंसी हंसा। फिर तो तुमने अपने बचाव की तैयारी कर ली होगी, है ना? हाँ, देवराज चौहान ने पूर्वता स्वर में कहा। आज मैं पिटने के मूड में नहीं हूं। अपने नौकरों को लेकर चले जाओ यहां से। महेंद्र सिंह के चेहरे पर भूचाल के चिन्ह पैदा होते चले गए। नहीं तो, नहीं तो तुम क्या करोगे? देवराज चौहान लापरवाही से कटुता भरी हंसी हंसा। मेरे किराए के आदमियों ने इस समय तुम सब लोगों को घेरे में ले रखा है। मेरा एक इशारा या तुम लोगों का एक गलत कदम तुम सबको मौत के मुंह में धकेल देगा। मैं जानता था तुम लोग मेरी तलाश कर सकते हो, इसलिए मैंने सावधानीवश पहले ही इंतजाम कर रखा था। महेंद्र सिंह की आंखें सिकुड़ गई। उसने पन्ना लाल को देखा। पन्ना लाल ने वहां से हटकर चारों तरफ पैनी निगाह घुमाई। इस बीच देवराज चौहान ने लापरवाही से जेब से रिवॉल्वर निकाल ली। रिवॉल्वर जेब पे रखो, महेंद्र सिंह फुफकारा। उसने भी पलक झपकते जेब से रिवॉल्वर निकाल ली थी। दांत पर दांत सख्ती से पिच गए थे। घबरा क्यों रहे हो महेंद्र सिंह? वह तो एक रिवॉल्वर है। जरा उन कई रिवॉल्वरों की तरफ सोचो जो इस समय तुम लोगों की तरफ तनी हुई हैं। जब वह चलेंगी तो तब तुम लोगों का क्या होगा? आधे मिनट में ही सबकी लाशें यहाँ पड़ी होंगी। हमें कुछ नहीं होगा। तुम। तभी पन्ना लाल करीब आया। मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा। पक्का? महेंद्र सिंह ने पन्ना लाल की आंखों में झांका। पक्का, हिचकिचाकर पन्ना लाल बोला। पक्का ही है। मारो साले को। महेंद्र सिंह एकाएक गुर्राया। आज कल से डबल मारो, इतना मारो कि यह चलना फिरना भूल जाए। साला हरामी। उसी पल पन्ना लाल की रिवॉल्वर देवराज चौहान से सट गई। अपनी रिवॉल्वर फेंक दो। पन्ना लाल कुत्ते के समान गुर्रा उठा। फैसले की घड़ी आ पहुंची थी। उसने जो अपने आदमियों के फैले होने की गोली दी थी, वह लोग उसकी गोली में नहीं फंसे थे, बल्कि आक्रामक हो गए थे। रिवॉल्वर फेंको। पन्ना लाल की रिवॉल्वर की चुभन पड़ गई। तभी फायर का धमाका गूंजा। गोली पन्ना लाल की बाजू से रगड़ खाती हुई करीब खड़े आदमी के सीने में जा धंसी। वह चीख कर उछला और नीचे जा गिरा। उन सब में भगदड़ मच गई। देवराज चौहान ने दांत भींचकर फौरन उस पर फायर किया, जो रिवॉल्वर निकालकर उस पर गोली चलाने जा रहा था।
तभी उसकी निगाह कार में बैठे महेंद्र सिंह पर पड़ी, जो रिवॉल्वर सीधी करके उस पर फायर करने जा रहा था। देवराज चौहान फौरन नीचे बैठ गया। महेंद्र सिंह का फायर उसके सिर के ऊपर से निकल गया। देवराज चौहान सीधा खड़ा हुआ और महेंद्र सिंह की तरफ रिवॉल्वर करके गोली चला दी। महेंद्र सिंह सावधान था। वह तुरंत खिड़की से पीछे हट गया। गोली दूसरी तरफ शीशे पर लगी। तब देवराज चौहान को मालूम हुआ कि कार के शीशे बुलेट प्रूफ हैं, क्योंकि गोली लगते ही तेज आवाज के साथ गोली कार में ही जा गिरी थी और शीशे पर गोली लगने का निशान उभर आया था। देवराज चौहान कुछ दूर खड़ी कार की ओट लेने भागा। उधर महेंद्र सिंह ने कार का शीशा चढ़ाना आरंभ किया और इसके साथ ही उसकी कार रफ्तार के साथ वहां से भाग निकली। देवराज चौहान के कार की ओट लेने से पहले ही पन्ना लाल ने रिवॉल्वर सीधी करके उस पर गोली चला दी। गोली तो देवराज चौहान को नहीं लगी, परंतु उसी समय कहीं से फायर हुआ और गोली पन्ना लाल की बाह से रगड़ खाती हुई निकली। पन्ना लाल के होठों से कराह निकली। घबराहट में उसके हाथों से रिवॉल्वर छूट गया। वह समझ गया कि देवराज चौहान के आदमियों ने बुरी तरह घेरा डाल रखा है। भागो! पन्ना लाल चीखा। अपनी जान बचाओ! पन्ना लाल के कहने की देर थी कि सब कुछ दूर खड़ी अपनी कार की तरफ भागे। तभी दूर से गोली आई और भागते पन्ना लाल के साथी की पीठ में जा धंसी। तेज चीख के साथ वह नीचे जा गिरा। किसी ने उसके गिरने की जरा भी परवाह न की। सब भागते हुए कार में प्रवेश कर गए और यह जा वह जा। कार गोली की रफ्तार से दौड़ती हुई निगाहों से ओझल हो गई। कार की ओट में मौजूद देवराज चौहान मनी मन हैरान था कि कौन उसकी सहायता करने आ पहुंचा। पन्ना लाल की कार के जाने के पश्चात देवराज चौहान कार की ओट से बाहर निकलने की सोच ही रहा था कि उसे नायक दिखाई दिया, जो भागता हुआ उसी तरफ आ रहा था। देवराज चौहान खड़ा हो गया। तुम ठीक तो हो? पास आकर नायक जल्दी से बोला। हाँ, यहाँ से चलो, लोग हमें देख रहे हैं। लाशें सड़क पर पड़ी हैं। पुलिस किसी भी समय आ सकती है। नायक आसपास देखता हुआ कह उठा। तभी उन्हें जगमोहन दिखाई दिया, जो होटल वाली गली से निकलकर सड़क तक आ गया था। उन्हें देखते ही उन तक आ पहुंचा। तुम्हारे पास वे आदमी गए थे? देवराज चौहान ने उसे देखा। हाँ, वह मेरी ठुकाई करने वाले थे कि एक को गोली मारनी पड़ी। वह तो मर गया, दूसरे को बेहोश करना पड़ा। बाकी सब ठीक है। निकलो यहाँ से। देवराज चौहान आसपास देखता हुआ बोला। अगले पल तीनों दौड़ते हुए वहां से दूर होते चले गए। देवराज चौहान ने जब नई दिल्ली स्टेशन के क्लॉक रूम से नायक वाली रसीद दिखाकर छोटा सा काले रंग का ब्रीफकेस हासिल किया, तो इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े कुछ दूर ओट में खड़ा उसे देख रहा था। उसकी पैनी निगाह ब्रीफकेस पर ही टिकी थी। वह वहीं ओट में खड़ा रहा, न तो आगे बढ़कर देवराज चौहान से मिलने की कोशिश की और न ही कुछ और किया। देवराज चौहान स्टेशन से बाहर निकला, टैक्सी ली और आगे बढ़ गया। उस समय दिन के 11 बज रहे थे। उसके पीछे पीछे वानखेड़े स्टेडियम से बाहर तक तो आया, परंतु उसका पीछा करने की कोई चेष्टा नहीं की। वानखेड़े हाथ पर हाथ धर के तो बैठने वाला नहीं था। या तो उसे मालूम था कि देवराज चौहान कहाँ जा रहा है, या फिर देवराज चौहान के पीछे अपना कोई आदमी लगा रखा होगा। बहरहाल देवराज चौहान हर समय उसकी निगाहों में था। जब जयप्रकाश नायक मिलिट्री में नौकरी करने गया था, तब वह अपने पिता के बनाए 2 कमरों के पुराने से मकान में माँ और बहन के साथ रहता था। फिर जब गुर्दा खराब होने की वजह से उसे नौकरी छोड़नी पड़ी, तो पास में काफी पैसा था, इसलिए शहर के बीचों बीच अच्छी जगह पर फ्लैट खरीद लिया था। इसी बीच माँ का देहांत हो गया था। बहन की शादी कर देने के पश्चात खुद नौकरी पर लग गया था। उसके पुश्तैनी मकान के बारे में कोई भी नहीं जानता था। जोरावर सिंह और महेंद्र सिंह से बचने के लिए उसने उसी मकान में डेरा जमाया हुआ था। देवराज चौहान ब्रीफकेस के साथ जब उस मकान पर पहुंचा, तो नायक और जगमोहन को चाय पीते पाया। ब्रीफकेस को देखते ही जगमोहन की आंखों में तीव्र चमक आ गई, जबकि नायक गंभीर हो उठा। यही है ब्रीफकेस? देवराज चौहान ने उसे टेबल पर रखते हुए कहा। नायक ने सहमति से सिर हिला दिया। संभालो, कहते हुए देवराज चौहान ने कुर्सी संभाली। किसी ने पीछा तो नहीं किया? नायक उठते हुए बोला।
मेरे ख्याल से तो नहीं किया। नायक किचन की तरफ बढ़ गया। क्या है ब्रीफकेस में? जगमोहन ने व्याकुलता से पूछा। मालूम नहीं। तुमने खोला नहीं? मुझ में संयम है, देवराज चौहान ने तीखे स्वर में कहा। तुम्हारी तरह एक ही छलांग में कुतुब मीनार पर चढ़ने की कोशिश नहीं करता मैं। जवाब में जगमोहन ने बुरा सा मुंह बनाया। नायक देवराज चौहान के लिए चाय बना लाया। प्याला थामकर देवराज चौहान ने घूंट भरा। चेहरे पर सोच के भाव विद्यमान थे। इसकी चाबी कहाँ है? जगमोहन ने नायक से पूछा। इसे खोलकर देखना चाहते हो? हाँ, जगमोहन, नायक ने मुस्कुराकर कहा। इसके बीच क्या है? उसे देखने से पहले मैं शुरू से हर बात तुम लोगों को बता देना चाहता हूँ। अब हम मिलकर चल रहे हैं, तो तुम लोगों को भी पूरी बात मालूम होनी चाहिए। कैसी बात? देवराज चौहान की प्रश्न भरी निगाह उस पर जा टिकी। यही कि यह मामला कैसे शुरू हुआ, क्या रगड़ा है, जोरावर से क्यों मेरे पीछे पड़ा है, ऐसी ही कुछ बातें। नायक गंभीर था। बोलो। क्षण भर ठिठक कर नायक ने सिगरेट सुलगाई और बोला। गुर्दा खराब हो जाने की वजह से मुझे मिलिट्री की नौकरी छोड़नी पड़ी। नौकरी से वापस आकर मैंने फ्लैट खरीदा और बहन की शादी की। उसके बाद मेरे पास इतना पैसा नहीं बचा कि कोई काम शुरू कर पाता। जो पास था वह धीरे धीरे खर्च हो ही जा रहा था। इसलिए मैं किसी नौकरी की तलाश करने लगा। तभी मुझे पुराना दोस्त मिला, शंकर लाल। जब उसे मालूम हुआ कि मैं नौकरी की तलाश में हूँ, तो कहने लगा, मैं तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा। 2 दिन बाद आने का वायदा करके चला गया। मैं उसका इंतजार करने लगा। वह 5वें दिन लौटा। कहने लगा कि अगर मैंने समझदारी से इंटरव्यू दिया तो नौकरी मिलने में देर नहीं लगेगी। शंकर लाल मुझे रॉयल वॉल्ट के ऑफिस में ले गया। रॉयल वॉल्ट? देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ गई। हाँ, रॉयल वॉल्ट। नायक ने सिर हिलाया। प्राइवेट रॉयल वॉल्ट में 500 लॉकर है, जो कि हर समय फुल रहते हैं। वहां की शर्तें और नियम ऐसे हैं कि मोटी आसामी ही वहां लॉकर किराए पर हासिल कर सकती है। आम आदमी तो वहां लॉकर लेने की सोच भी नहीं सकता। देश की बड़ी बड़ी हस्तियों ने वहां लॉकर ले रखे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि सुरक्षा का तगड़ा इंतजाम है वहां पर। बैंक से ज्यादा महफूज है वह जगह। प्राइवेट रॉयल वॉल्ट के मालिकों की तरफ से अखबारों में लगभग रोज ही यह दावा पेश किया जाता है कि उनका वॉल्ट देश का सबसे सुरक्षित वॉल्ट है। इसे लूटा नहीं जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता। आप अपना माल यहाँ रख कर चैन की नींद सो सकते हैं। कहने के साथ ही नायक ने देवराज चौहान और जगमोहन पर निगाह मारी। और उनका यह दावा गलत भी नहीं है। प्राइवेट रॉयल वॉल्ट में वास्तव में डकैती नहीं की जा सकती। हर संभावना को गौर करते हुए ही वॉल्ट की सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। देवराज चौहान और जगमोहन खामोशी से नायक को देखे जा रहे थे। तो शंकर लाल मुझे लेकर प्राइवेट रॉयल वॉल्ट में पहुंचा। वॉल्ट में किसी भी कर्मचारी को नौकरी देने के लिए उसका इंटरव्यू स्वयं वॉल्ट का मालिक देता है। रॉयल वॉल्ट का मालिक राजकिशोर कालिया है। 60 बरस की उम्र, सिर के सारे बाल दूध की तरह सफेद, झुर्रियों से भरा चेहरा, बिल्ली की तरह पैनी आंख। ऐसे लगता है जैसे उसकी आंखें पल भर में ही सामने वाले के दिमाग का एक्सरे कर लेती हैं। पतला शरीर, लंबा कद, शरीर पर हमेशा सूट पहने रहने की आदत, हर समय सिगरेट पीते रहने की आदत। कुल मिलाकर वह आदमी ऐसा है कि उसे आसानी से धोखा दे पाना मुमकिन नहीं। शंकर लाल ने मुझे वॉल्ट के मैनेजर के हवाले किया और वॉल्ट के मैनेजर ने मुझे राजकिशोर कालिया के ऑफिस में पहुंचा दिया। वहां मेरी मुलाकात कालिया से हुई। उसने शांत भाव से मुझे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। मैं बैठा। उसकी आंखें हर पल मेरा निरीक्षण करती रही। उसके बाद उसने जो मेरी इंटरव्यू ली, उस पर मैं मनी मन हैरान हो उठा। राजकिशोर कालिया ने मेरे बारे में पूछा। मैंने अपने बारे में सब कुछ बता दिया और कोई भी प्रश्न न किया। पूछने लगा कि क्या मैं वॉल्ट की बातों को खुद में छिपाने का हौसला रखता हूँ। मैंने जवाब दिया कि मेरे कारण कभी भी वॉल्ट की कोई बात लीक नहीं होगी, लेकिन मुझे अभी तक यह भी नहीं मालूम कि मुझे कैसी नौकरी मिलेगी। तब उसने बताया कि चीफ गार्ड का पद खाली हो रहा है, जो पहले इस जगह पर था। किसी कारणवश वह वापस अपने गांव जाना चाहता है। इसके साथ ही उसने मुझे चीफ गार्ड की नौकरी दे दी।
कहा कि मैं कल आ जाऊं, चीफ गार्ड से सारे कामों को समझ लूं, क्योंकि 4 दिन बाद वह गांव जा रहा है। प्राइवेट रॉयल वॉल्ट जैसी नाजुक जगह पर मुझे आसानी से नौकरी मिल गई। तब मैंने यही अनुमान लगाया कि मेरी मिलिट्री की नौकरी के कारण ही आसानी से मुझे यह नौकरी मिली। तब मुझे पता चला कि शंकर लाल भी रॉयल वॉल्ट में नौकरी करता है। शंकर लाल के जिम में वॉल्ट का क्लर्कल काम था। इतना कहकर नायक ठिठका और बुझी सिगरेट सुलगाकर तगड़ा कश लिया। चेहरे पर सोच के गंभीर भाव छाए हुए थे। मैंने 4 दिन में ही चीफ गार्ड से बखूबी से सारा काम जान लिया। वह अपने गांव चला गया। मैं अपनी ड्यूटी में व्यस्त हो गया। इस बीच शंकर लाल हद से ज्यादा मेरे करीब आ गया। क्योंकि मैं फ्लैट पर अकेला रहता था, इसलिए रात को भी कभी कभार मेरे यहाँ ही सो जाता। आखिर एक दिन शंकर लाल ने अपनी मंशा मेरे सामने स्पष्ट की। वह पागल वॉल्ट को लूटने जैसा कठिन असंभव काम करने की सोचे बैठा था। पहले तो मैं सुनकर बहुत हैरान हुआ। उसे समझाया कि ऐसा सोचना भी फंसने के बराबर है, परंतु वह अपनी बात पर अड़ा रहा। कहने लगा, तुम नहीं सोच सकते कि रॉयल वॉल्ट में कितनी दौलत मौजूद है। लेकिन शंकर लाल नहीं जानता था कि मैं कई बार सोच चुका था। वॉल्ट में मौजूद लॉकर देश की बड़ी बड़ी हस्तियों ने ले रखे हैं, इसलिए लॉकरों में अथाह दौलत होनी चाहिए। कई दिन इसी मुद्दे पर शंकर लाल से मेरी बात होती रही। मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। माँ मर चुकी थी, बहन की शादी कर दी थी, अब अकेला था। सो अपनी जिंदगी को दांव पर लगाने का फैसला करते हुए वॉल्ट लूटने की रजामंदी दे दी। अब अहम सवाल था कि वॉल्ट लूटा कैसे जाए। उसके बाद कई महीने लगाकर हमने वॉल्ट लूटने की सुरक्षित और खतरनाक योजना बनाई। योजना को दसियों बार दोहराया और फाइनल करके उन्हें कागजों पर उतार दिया। कहते कहते नायक रुका, तत्पश्चात पुनः बोला। तभी बेवकूफ शंकर लाल ने एक दिन शराब के नशे में बाजारू कॉल गर्ल के सामने मुंह फाड़ दिया, जो कि जोरावर सिंह के आदमी को जानती थी। कॉल गर्ल ने उसे बताया उसने जोरावर सिंह को। इस प्रकार बात खुल गई। जोरावर सिंह शंकर लाल के पीछे पड़ गया। शंकर लाल भागा भागा मेरे पास आया। सारी बात सुनकर मैं चिंतित हो उठा कि कागजों पर उतरी हमारी योजना कहीं जोरावर सिंह जैसे खतरनाक के हाथ न लग जाए। मैंने सारे कागजों को ब्रीफकेस में बंद किया और ब्रीफकेस को स्टेशन के क्लॉक रूम में जमा करा दिया। अब मुद्दा क्लॉक रूम की रसीद का था, जो कि मैं किसी भी हालत में शंकर लाल को नहीं सौंपना चाहता था, क्योंकि वह जोरावर सिंह की निगाहों में आ चुका था। मैंने उसी समय कलाई पर बंधी घड़ी खोली और उसकी मशीनरी बाहर निकाल फेंकी। फिर क्लॉक रूम की रसीद को तोड़ मरोड़ कर घड़ी में रखकर उसे बंद करके कलाई पर बांध ली। शंकर लाल सब कुछ देखता रहा, बोला कुछ नहीं। और उसके अगले ही दिन शंकर लाल को जोरावर सिंह के आदमियों ने पकड़ लिया। शंकर लाल को टॉर्चर किया। टॉर्चर बर्दाश्त न कर पाने की वजह के कारण शंकर लाल ने मुंह खोल दिया। सब कुछ जोरावर सिंह को बता दिया। उसके बाद शंकर लाल का क्या हुआ वह तो मैं नहीं जान सका, परंतु जोरावर सिंह का सारा गैंग मेरे पीछे पड़ गया। वह वॉल्ट लूटने की प्लानिंग को हासिल करना चाहता था, इसलिए मेरी घड़ी पाना चाहता था। जोरावर सिंह और मेरे बीच चूहे बिल्ली की दौड़ शुरू हो गई, जो कि पिछले 3 महीनों से चल रही थी। तभी तुम मिल गए। उसके बाद जो भी हुआ तुम लोगों को मालूम ही है। कहने के पश्चात नायक ने लंबी सांस ली। लेकिन मैंने तो सुना है तुम कहीं क्लर्क थे, देवराज चौहान बोला। रॉयल वॉल्ट में नौकरी तो मुझे चीफ गार्ड की मिली थी, परंतु जब मैं और शंकर लाल वॉल्ट लूटने की प्लानिंग पर गौर कर रहे थे, तब मुझे वॉल्ट की भीतरी जानकारी जानने की आवश्यकता महसूस हुई। ऐसी आवश्यकता जो बताने पर नहीं, आंखों से देखने पर ही पूरी हो सकती थी। तब मेरे कहने पर शंकर लाल ने लंबी बीमारी की लीव देकर महीने भर की छुट्टी ले ली। अब महीने भर के लिए तो क्लर्क के काम के लिए वॉल्ट में किसी नए आदमी को लाया नहीं जा सकता था। वॉल्ट मैनेजर परेशान हो उठा। उसके जिम में पहले ही बहुत काम थे, किस किस काम को देखता। शंकर लाल की छुट्टी लेने के बाद मैनेजर ने सरसरी तौर पर मुझसे बात की, तो मैंने कहा शंकर लाल के जिम्मे का काम मैं कर दिया करूंगा। मैनेजर ने वॉल्ट के मालिक राज किशोर कालिया से बात की। कालिया की सहमति होने पर
शंकर लाल का काम मुझे सौंप दिया। इस तरह कलर के तौर पर वॉल्ट के भीतर मेरी घुसपैठ हो गई। मैं चीफ गार्ड की ड्यूटी भी संभाल रहा था और कलर का भी। देवराज चौहान ने समझने वाले भाव में अपनी गर्दन हिलाई। वॉल्ट लूटने की योजना तुमने बनाई थी या शंकर लाल ने? हम दोनों ने। फिर तो शंकर लाल ने जोरावर सिंह को यह भी बता दिया होगा कि किस प्रकार से तुम लोग वॉल्ट लूटने जा रहे हो। मेरे ख्याल में नहीं बताया। अगर बताया होता तो नक्शा ही कुछ और होता। वह मेरी घड़ी छीनने के प्रयास में इस प्रकार मरा न जा रहा होता। अगर शंकर लाल योजना भूल गया था तो उसे याद नहीं रही, तो फिर भी आधी से ज्यादा तो उसे हर हाल में याद होगी ही। इसका मतलब है शंकर लाल ने अपना पूरा मुंह नहीं खोला। लगता ऐसा ही है। इस ब्रीफकेस में रॉयल वॉल्ट को लूटने की योजना है, जगमोहन ने कहा। हाँ, नायक ने सिर हिलाया। खोलो इसे, मैं तुम लोगों की योजना देखना चाहता हूँ। इसकी चाबी तो खो चुकी है। नायक ने ब्रीफकेस पर निगाह मारी। अब तो इसे तोड़कर ही खोलना पड़ेगा। यह काम मैं कर देता हूँ। कहने के साथ ही जगमोहन ने टेबल पर पड़ा ब्रीफकेस उठा लिया। जगमोहन की आतुरता देखकर देवराज चौहान मुस्कुरा उठा। गहरी सांस लेकर देवराज चौहान ने ब्रीफकेस से निकाले गए कागजातों को टेबल पर रखते हुए नायक से बोला, इन पर क्या लिखा है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। बीच बीच में कुछ खास शब्दों का प्रयोग किया गया है, वे तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहे। मेरा भी यही ख्याल था कि तुम्हें कागजों पर लिखा समझ में नहीं आएगा। दरअसल कागजों पर मैंने ही योजना उतारी थी। नायक ने कागज उठाते हुए कहा। योजना को कागज पर लहराते समय मैंने सावधानी के नाते मिलिट्री के कोड वर्डों का इस्तेमाल किया है। ऐसे कोड वर्ड जिनका इस्तेमाल मिलिट्री डिपार्टमेंट ने 10 बरस पहले ही छोड़ दिया था। इन कोड वर्डों को समझना आम इंसान के बस का नहीं। तो फिर? जगमोहन बोला। अगर यह कागजात जोरावर सिंह वर्मा के हाथ लग जाते तो वह क्या करता? कागजों पर लिखी योजना उसे भी समझ नहीं आनी थी। हाँ, कुछ देर के लिए जोरावर सिंह अवश्य परेशान होता, परंतु बाद में उसकी समझ में आ ही जाना था कि यह क्या बला है। तब इन कोड वर्डों को जानने वाले किसी भी मिलिट्री मैन को पकड़कर उससे इन शब्दों का मतलब समझा जा सकता था। यानी कि जोरावर सिंह किसी न किसी तरह अपना काम चला ही लेता। जगमोहन ने समझने वाले भाव में सिर हिलाया। अब मैं तुम लोगों को वॉल्ट लूटने की सारी योजना बताता हूँ। कुछ पल ठहरकर नायक ने गंभीर स्वर में कहना आरंभ किया। जिस जगह पर वॉल्ट की इमारत खड़ी है वह 750 गज के घेरे में है। सिंगल इमारत है। उसके आसपास इमारतें ही इमारतें हैं। यह चलती सड़क के किनारे पर है। रॉयल वॉल्ट की इमारत का चारों तरफ का अहाता 200 गज में फैला हुआ है। फ्रंट की तरफ तो पार्किंग पोस्ट वगैरह है और दाएं बाएं पीछे घास का लॉन बना रखा है। छोटे मोटे पेड़ पौधे लगा रखे हैं और 18 फीट ऊंची चार दीवारी है जिस पर कांटेदार तारों की 6 फीट ऊंची बाड़ लगा रखी है। यानी कि चार दीवारी को फांद पाना भी आसान नहीं। देवराज चौहान और जगमोहन की निगाह नायक के चेहरे पर थी। नायक ने पुनः बोलना आरंभ किया। अब मैं आपको प्राइवेट रॉयल वॉल्ट की सुरक्षा के इंतजामों के बारे में बताता हूँ। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वह सिंगल इमारत है। उसके ऊपर कुछ नहीं बना हुआ। ऊपर खुली छत है। बाहरी मेन द्वार पर हर समय 2 गार्ड गनों सहित मौजूद रहते हैं। 8-8 घंटों की शिफ्टों में वहां 6 गार्ड पहरा देते हैं। उसके बाद इमारत के सामने वाले अहाते में 8 गार्ड तो कार्य समय के वक्त रहते हैं। कार्य समय सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक है। 6 बजे वॉल्ट बंद हो जाता है और अहाते में 8 की जगह 2 गार्ड रह जाते हैं। इनकी भी 8 घंटे की शिफ्ट है। 8 घंटे पूरे होने पर नए गार्ड आकर ड्यूटी संभालते हुए पहले वालों को छुट्टी दे देते हैं। इसी प्रकार वॉल्ट के कार्य समय के वक्त इमारत के दाएं बाएं और पीछे वाले लॉन में 4-4 गार्ड रहते हैं और शाम 6 बजे के बाद उनकी संख्या घटकर 2-2 हो जाती है। ड्यूटियां बदलती रहती हैं। नायक के खामोश होते ही देवराज चौहान बोला, एक बात समझ में नहीं आई कि वॉल्ट खुला हो तो पहरा तगड़ा होता है, वॉल्ट बंद हो जाए तो पहरा कम कर दिया जाता है, जबकि वॉल्ट बंद हो जाने के बाद तो पहरा और भी सख्त हो जाना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो। नायक ने सिर हिलाया। लेकिन वॉल्ट बंद हो जाने पर वह इतना सुरक्षित हो जाता है
कि मेरे ख्याल में जो पहरा लगाया जाता है उसकी भी जरूरत नहीं है। ओह! देवराज चौहान ने समझने वाले भाव में सिर हिलाया। वॉल्ट के मेन द्वार पर वॉल्ट खुला होने पर दो गार्ड रहते हैं। जो भी भीतर जाना चाहता है वह गार्ड उसका शिनाख्ती कार्ड देखते हैं। वह कार्ड उसी के पास होता है जिसने लॉकर ले रखा हो। लॉकर के स्वामी की उस पर तस्वीर भी होती है। कार्ड देखने के पश्चात एक गार्ड उसे मैनेजर के केबिन तक पहुंचाता है। फिर वॉल्ट तक जाने की कार्यवाही पूरी की जाती है। कार्यवाही में मैनेजर, क्लर्क और कंप्यूटर की ग्राहक को तसल्ली करनी पड़ती है। खैर, इन बातों से हमारा कोई वास्ता नहीं है। मेन द्वार से भीतर आने पर दाईं तरफ मैनेजर का केबिन है। बाकी हर तरफ का हिस्सा मजबूत दीवार से बंद है। मैनेजर के केबिन में प्रवेश करके केबिन के अन्य द्वार को पार करके एक छोटी सी हॉल में पहुंच जाता है जहां रॉयल वॉल्ट का स्टाफ, जो कि मात्र 4 व्यक्तियों का है, बैठता है। 4 व्यक्तियों के स्टाफ में 2 क्लर्क, एक अकाउंटेंट और अकाउंटेंट की हेल्पर लड़की यानी कि असिस्टेंट अकाउंटेंट है। इन चारों के नाम क्या है? एक क्लर्क तो शंकर लाल ही था। दूसरा सुरेश अरोड़ा नाम का अधेड़ व्यक्ति है। अकाउंटेंट अविनाश कपूर है और उसकी असिस्टेंट 30 बरस की क्रिश्चियन लड़की है, एनी डिक्सन। नायक ने कहा, फिर सिर हिलाकर बोला, इन सब की कुर्सियों के हत्थों के साथ बटन लगे हैं जो कि किसी भी खतरे के आने पर दबाए जा सकते हैं। उन बटनों को दबाते ही करीब के 2 पुलिस स्टेशनों में खतरे की घंटी बजनी आरंभ हो जाएगी और करीब पोस्ट से लेकर 10 मिनट के भीतर ही ढेर सारी पुलिस आकर रॉयल वॉल्ट को घेर लेगी। ऐसा ही एक बटन मैनेजर कन्हैया लाल के ऑफिस में है। रॉयल वॉल्ट के मालिक राजकिशोर कालिया के केबिन में भी ऐसा बटन है। वॉल्ट के मेन द्वार के भीतर कोई पहरा गार्ड मौजूद नहीं होता। और वॉल्ट तक पहुंचने का रास्ता कहां से है? देवराज चौहान बोला। आप दोनों को यह जानकर हैरानी होगी कि लॉकर के मालिकों को भी आज तक यह नहीं मालूम कि वे किस रास्ते से होकर लॉकरों तक वॉल्ट में पहुंचते हैं। उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें वॉल्ट में ले जाया जाता होगा। जगमोहन ने विचारपूर्ण स्वर में नायक से कहा। नहीं, नायक ने सिर हिलाया। स्टाफ रूम के बगल में 10 बाई 10 का कमरा है। ग्राहक द्वारा जब सब काम पूरे हो जाते हैं और उसे वॉल्ट में ले जाना होता है तो उसे उस कमरे में ले जाया जाता है। वहां स्टील की खूबसूरत लिफ्ट है। ग्राहक को उस लिफ्ट में प्रवेश करवाकर दरवाजा बंद कर दिया जाता है। करीब 15 सेकंड के बाद जब लिफ्ट का दरवाजा खुलता है तो ग्राहक खुद को वॉल्ट में मौजूद पाता है जहां चारों तरफ लॉकरों की कतारें हैं। उस वॉल्ट में पूरे 500 लॉकर हैं। लिफ्ट वहीं मौजूद रहती है। ग्राहक अपने लॉकर के पास पहुंचता है और अपनी चाबी की होल में लगाता है। चाबी के की होल में लगते ही मैनेजर कन्हैया लाल के ऑफिस में बेल बजती है। कन्हैया लाल अपनी जेब से बेहद छोटा सा विदेशी कंप्यूटर निकालकर उस पर नजर आ रहे कई बटनों में से एक बटन दबाता है। उसके बटन दबते ही वॉल्ट में मौजूद चाबी लगे लॉकर पर से वॉल्ट की सुरक्षा के अंडर आने वाला लॉक हट जाता है। इस प्रकार लॉकर खुलता है। ग्राहक अपना काम निपटाकर लॉकर बंद करता है तो लॉक पहले की तरह सुरक्षित ढंग से बंद हो जाता है। उसके बाद लॉकर का मालिक वापस स्टील की लिफ्ट में प्रवेश करता है। लिफ्ट का दरवाजा खुद ब खुद ही बंद हो जाता है। तत्पश्चात 15 सेकंड बाद लिफ्ट वापस उसी छोटे से कमरे में आकर खुलती है। वेरी गुड, देवराज चौहान के होठों से निकला। बहुत ही पुख्ता इंतजाम है। वैसे क्या वॉल्ट तक पहुंचने का लिफ्ट ही इकलौता रास्ता है या और भी रास्ता है? कह नहीं सकता, नायक ने शांत स्वर में कहा। लेकिन जहां तक मेरा जाति विचार है, वॉल्ट तक पहुंचने का वह लिफ्ट ही इकलौता साधन है। लिफ्ट को चलाता कौन है? खुद राजकिशोर कालिया। वह बकायदा सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक अपने ऑफिस में बैठकर ड्यूटी देता है। उसके पास रिमोट कंट्रोल है जिसका बटन दबाने पर लिफ्ट हरकत में आती है। यह सब बातें इतनी गुप्त हैं कि मुझे भी अथाह चेष्टा के बाद मालूम हुई हैं। देवराज चौहान ने समझने वाले भाव में सिर हिलाया। और वॉल्ट की दीवारों के बीच ऐसा विदेशी मटेरियल लगाया गया है
कि बम वगैरह भी दीवारों को हिला ना सके। अगर कोई किसी तरह छिपकर वॉल्ट में प्रवेश करना चाहता है तो पुलिस स्टेशनों में अलार्म बज उठेगा। कुछ ही देर में वहां पुलिस ही पुलिस होगी। वॉल्ट में मौजूद लॉकरों को लूटा ही नहीं जा सकता, क्योंकि वॉल्ट में पहुंचने का रास्ता मात्र वह लिफ्ट है जो रिमोट कंट्रोल के दम पर चलती है। उस छोटे से कमरे से लिफ्ट किस दिशा में जाती है यह कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि कमरे की दीवारें या फिर फर्श, छत, सब कुछ अपनी जगह पर ठीक ठाक रहता है। परंतु इतना तो जाहिर ही है कि दीवारों में से एक कोई दीवार अपनी जगह से सरकती है और लिफ्ट के जाने का रास्ता बन जाता है। छत या फर्श क्यों नहीं सरकता? छत तो सरकने से रही, क्योंकि वह एक मंजिली इमारत है। ऊपर कुछ भी नहीं बना हुआ। ऊपर तो वॉल्ट होने से रहा। वॉल्ट अंडरग्राउंड होने के चांसेस कम है, यानी कि वॉल्ट उस फर्श की सतह पर ही भीतरी हिस्से में है। देवराज चौहान और जगमोहन दोनों नायक को देखते रहे। तुम्हें कभी वॉल्ट में जाने का मौका मिला? नहीं। यानी तुमने वॉल्ट में मौजूद लॉकरों की सूरत भी नहीं देखी? नहीं। हैरानी है, वॉल्ट के भीतर तुमने कभी झांका भी नहीं, जबकि वहीं पर तुम नौकरी करते थे। इस पर भी तुमने वॉल्ट लूटने की योजना बना ली? वास्तव में देवराज चौहान, नायक एकाएक हंसकर बोला, हैरानी की बात तो है ही कि बिना वॉल्ट के भीतर देखे मैंने वॉल्ट लूटने की योजना बना दी, जबकि वॉल्ट के जो इंतजामात मैंने बताए हैं उसके हिसाब से वॉल्ट नहीं लूटा जा सकता। वॉल्ट के भीतर जाने का रास्ता मात्र वह लिफ्ट है जो वॉल्ट के मालिक राजकिशोर कालिया के पास मौजूद रिमोट कंट्रोल से चलती है। देवराज चौहान सोच भरे स्वर में बोला, क्या हम कालिया पर काबू नहीं पा सकते? उसके पास मौजूद रिमोट कंट्रोल को नहीं हथिया सकते? नहीं, क्योंकि राजकिशोर कालिया का ऑफिस स्टील के ऐसे बंद डिब्बे के समान है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, खोला नहीं जा सकता, और वॉल्ट बंद होने के समय वह रिमोट कंट्रोल को अपने ऑफिस में ही रखकर जाता है। उसके ऑफिस के बंद होने का सिस्टम वॉल्ट के बंद होने के सिस्टम के साथ ताल्लुक रखता है। नायक ने बेचैनी से कहा, क्या मतलब? वॉल्ट बंद होने का क्या सिस्टम है? देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ गई। जगमोहन ने बेचैनी से पहलू बदला। वॉल्ट बंद होने की तकनीक बिल्कुल विदेशी और बेहद सुरक्षित है। नायक ने सिर हिलाकर गंभीरता से कहा, कंप्यूटराइज सिस्टम है। राजकिशोर कालिया के ऑफिस में कंट्रोल रूम है। मैंने कभी देखा तो नहीं, परंतु सुना है। कंट्रोल रूम का सारा सिस्टम विदेशी है। फॉरेन के इंजीनियरों ने आज से 5 साल पहले अपनी देख रेख में सारा सिस्टम तैयार किया था। बंद करने का सिस्टम कैसा है मैं बताता हूँ। अब जैसे कि शुक्रवार को वॉल्ट बंद हो रहा है और शनिवार 9 बजे खुलना है, तो सिस्टम के अंतर्गत आने वाली कंट्रोल रूम में मौजूद छोटी सी घड़ी की तारीख बदलकर अगले दिन सुबह 9 बजे पर सेट करके आवश्यकता अनुसार बटनों को दबा दिया जाता है। ऐसा करने पर वॉल्ट हर तरफ से लॉक हो जाता है। जिस लिफ्ट के सहारे वॉल्ट में प्रवेश किया जा सकता है, तब वह लिफ्ट भी नहीं चलती। यानी कि अब किसी भी स्थिति में वॉल्ट को अगले दिन सुबह 9 बजे से पहले नहीं खोला जा सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। खूब, बहुत ही अच्छा सिस्टम है, देवराज चौहान ने तारीफी लहजे में कहा। यानी कंट्रोल रूम से वॉल्ट को लॉक कर दिया जाता है, तब तक के लिए लॉक कर दिया जाता है जब तक अगले दिन वॉल्ट खुलने का समय नहीं हो जाए। मान लिया जाए अगर किसी ग्राहक को इमरजेंसी आन पड़े, तब लॉकर लेने वाले को पहले ही यह शर्त बता दी जाती है। वॉल्ट खुलने का समय सिर्फ सुबह 9 से शाम 6 बजे का है। राजकिशोर कालिया ने ऐसा सिस्टम इसलिए लगाया है कि कभी वॉल्ट डकैती हो ही ना सके। देश की कितनी भी बड़ी हस्ती क्यों ना आ जाए, ऑड आवर्स में वॉल्ट खुल ही नहीं सकता, क्योंकि वह तो कंट्रोल रूम से अगले दिन सुबह तक लॉक हो चुका होता है। तब अगर राजकिशोर कालिया खुद भी चाहे तो भी वॉल्ट नहीं खुल सकता। 2 पल उनके बीच खामोशी व्याप्त रही। जगमोहन सिगरेट सुलगाकर व्याकुलता से कह उठा, यह सब कुछ इन कागजों में दर्ज है? हाँ, यह सारी जानकारी भी मामूली नहीं है। यह वॉल्ट की भीतरी जानकारी है, जिन्हें वॉल्ट का स्टाफ भी नहीं जानता। जो कुछ भी तुमने बताया वह वॉल्ट की सुरक्षा का तगड़ा इंतजाम है। जगमोहन ने पहलू बदला, मानते हो ना इस बात को? बिल्कुल।
इसमें कोई शक नहीं। नायक ने सिर हिलाया। फिर तुमने और शंकर लाल ने वॉल्ट लूटने की योजना कैसे बना ली? नायक कई क्षण चुप रहा। इस काम में मैं, शंकर लाल और एक और भी है। और और कौन है? तीसरा कौन है मैं नहीं जानता, शंकर लाल जानता था। देवराज चौहान और जगमोहन की निगाहें आपस में मिली। जरा खुलकर समझाओ। कोई बात हो तो खुलकर समझाऊं, नायक ने गहरी सांस लेकर कहा। बस मैं इतना ही जानता हूं कि वॉल्ट लूट की प्लानिंग में कोई तीसरा भी है। वह तीसरा तब तक खुले में नहीं आना चाहता, मेरे सामने नहीं आना चाहता, जब तक कि सफल वॉल्ट डकैती न हो जाए। शंकर लाल डकैती के प्लान पर पहले उससे डिस्कस करता था, उसके बाद मुझसे। तीसरा जो भी था, डकैती की योजना बनाने के लिए उसका बहुत बड़ा हाथ था। फिर तो वह हिस्सा लेगा, जगमोहन बोला। हाँ, अगर डकैती सफल हो गई तो। तुम्हें जरा भी आभास नहीं कि वह तीसरा कौन हो सकता है? देवराज चौहान ने पूछा। नहीं, यह भी नहीं मालूम कि तीसरा वॉल्ट के स्टाफ में से है कि बाहर का है। मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। यह तो हुआ वॉल्ट की सुरक्षा के इंतजामात। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाते हुए नायक से कहा। अब वॉल्ट लूटने की वह योजना भी बता दो जो तुम लोगों ने बना रखी है। किस दम पर तुम लोग वॉल्ट लूटने का दावा कर रहे हो? नायक ने एक निगाह कागजों पर मारी, फिर कुछ पलों के बाद बोला। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि दोबारा वॉल्ट खोलने के समय को सेट करने के पश्चात रिमोट कंट्रोल द्वारा जब वॉल्ट को बंद कर दिया जाता है तो वह वक्त से पहले किसी भी स्थिति में नहीं खुलता, उसे खोला नहीं जा सकता। इस बीच अगर वॉल्ट के साथ कोई चोरी छिपे छेड़छाड़ करता है तो करीब के पुलिस स्टेशनों में खतरे की घंटी बजनी आरंभ हो जाती है और 6 से 10 मिनट के भीतर वॉल्ट को पुलिस घेर लेती है। इसलिए वॉल्ट के साथ छेड़खानी करना किसी भी हालत में ठीक नहीं। दूसरी तरफ मैंने बताया था, रॉयल वॉल्ट सिंगल मंजिल है, ऊपर खाली छत है। छत पर किसी तरह का कोई पहरा नहीं रहता। वॉल्ट लूटने के लिए हमें छत पर पहुंचना ही होगा। छत पर? हाँ। तुम्हारा मतलब है छत तोड़कर? नहीं, छत तोड़ने की स्थिति में भी पुलिस स्टेशनों में भी खतरे की घंटी बजनी लाजमी है, नायक ने सिर हिलाकर कहा। दरअसल हमारा जो तीसरा साथी है उसका कहना है कि छत का 6 फीट चौड़ा और 4 फीट लंबा टुकड़ा एक तरफ सरकाया जा सकता है। सरकाया जा सकता है? देवराज चौहान ने असमझता से कहा। हाँ, यह बात भी रिमोट कंट्रोल से वास्ता रखती है। घड़ी के साइज का नन्हा सा रिमोट कंट्रोल है। वॉल्ट की छत के ठीक बीचों बीच खड़े होकर नन्हे से रिमोट कंट्रोल पर लगा इकलौता बटन दबाना होगा, जिससे चंद कदमों की दूरी पर वे 6 बाई 4 का छत का हिस्सा अपनी जगह से छूट जाएगा। हमें साथ में सीढ़ी ले जानी होगी, फोल्डिंग रस्सियों वाली सीढ़ी। उस उत्पन्न हुए छत के खाली हिस्से से सीढ़ी लटकाकर हम वॉल्ट में उतर सकते हैं। देवराज चौहान और जगमोहन ने एक दूसरे को देखा। प्राइवेट रॉयल वॉल्ट बेहद सुरक्षित माना जाता है, जो कि है भी। इसे लूट पाना असंभव बात है, परंतु हम बेहद आसानी से इसे लूट सकते हैं। नायक, देवराज चौहान ने विचार भरे स्वर में कहा, रिमोट कंट्रोल द्वारा छत का 6 बाई 4 का हिस्सा सरकाया जा सकता है। तो सवाल यह पैदा होता है कि उस तीसरे को कैसे पता चला कि वहां पर ऐसा कोई रास्ता है और उसका रिमोट कंट्रोल उसके पास कैसे आया? वह रास्ता कैसे बन गया? इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वह रास्ता वॉल्ट की इमारत बनने के बाद नहीं, बल्कि इमारत बनते समय ही बन गया होगा। वरना अगर छत के जरिए वॉल्ट में प्रवेश करने का रास्ता बाद में बनाया जाता तो सारे शहर में ढोल पिट जाना था। वॉल्ट की इमारत बनते समय भी यह काम गुपचुप ढंग से कराया गया होगा और ऐसा काम वॉल्ट का मालिक ही करवा सकता है। देवराज चौहान के शब्दों पर पल भर के लिए सन्नाटा छा गया। तुम्हारा मतलब है कि यह तीसरा साथी वॉल्ट का मालिक कालिया खुद है? नायक अचकचाकर हैरानी भरे स्वर में कह उठा। हो सकता है, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, जगमोहन कह उठा। दोनों की निगाहें जगमोहन पर जा टिकी। तुम सहमत क्यों नहीं हो? मेरे ख्याल से वॉल्ट का मालिक खुद कभी भी ऐसा रास्ता बनाने की नहीं सोचेगा।
उसे भला ऐसा काम करने की क्या जरूरत पड़ी है? बल्कि आप लोगों को मेरी इस बात से सहमत होना पड़ेगा कि यह रास्ता किसी अन्य व्यक्ति ने, तब जबकि वॉल्ट की इमारत की छत का लेंटर डाला जा रहा होगा, ठेकेदार को अपने साथ मिलाकर सबकी निगाहों से बचकर बनवाया होगा और इसके खुलने बंद होने का सिस्टम रिमोट कंट्रोल द्वारा किया होगा, ताकि किसी को इस रास्ते के बारे में पता न चल सके। तुम्हारा मतलब है कि नायक का तीसरा साथी वही आदमी है? हाँ, अगर ऐसा है, तो फिर वॉल्ट लूटने के इंतजार में 5-6 साल का इंतजार करने की क्या जरूरत थी? वॉल्ट खुले इतना समय तो हो ही चुका है। जगमोहन ने देवराज चौहान को देखकर अपना सिर हिलाया। इस बारे में मेरे पास जवाब नहीं है कि रास्ता बनाने वाले ने 5-6 साल का लंबा इंतजार क्यों किया, जबकि उसे वॉल्ट लूटने की योजना तो बहुत ही पहले बना लेनी चाहिए थी। शंकर लाल हमारे पास होता तो मालूम हो सकता था कि वह तीसरा कौन है। कम से कम वह तीसरा वॉल्ट का मालिक नहीं हो सकता। जगमोहन ने कहा, छोड़ो इस बात को, अभी यह जानने का वक्त नहीं आया कि तीसरा कौन है। देवराज चौहान ने जगमोहन और नायक को देखा। नायक, शंकर लाल का अब कुछ भी मालूम नहीं कि वह कहाँ है। जोरावर सिंह ने उसके साथ कैसा सलूक किया है? वह अभी भी जोरावर सिंह की कैद में है या फिर जोरावर सिंह ने उसे मार डाला है? सिर्फ शंकर लाल ही उस तीसरे के बारे में जानता था। वॉल्ट में प्रवेश करने के लिए तुम यह कहना चाहते हो कि रास्ता छत द्वारा ही होगा? हाँ, नायक ने सिर हिलाया। परंतु रास्ता बनाने के लिए छत का 6x4 का हिस्सा अपनी जगह से सरकाने के लिए हमें रिमोट कंट्रोल की जरूरत पड़ेगी। शंकर लाल होता तो तीसरे से रिमोट कंट्रोल ले जाता। उसके बिना तो अब काम संभव नहीं। नायक ने देवराज चौहान और जगमोहन को देखा। शंकर लाल उससे रिमोट कंट्रोल ले आया था। देवराज चौहान और जगमोहन कई पल खामोशी रह गए। रिमोट कंट्रोल तुम्हारे पास है? कई पलों के बाद देवराज चौहान के होठों से निकला, हाँ, वह रिमोट कंट्रोल जिस पर एक बटन है और जिसमें 6x4 जितनी चौड़ी छत पर जगह बनाई जा सकती है। देवराज चौहान पुनः बोला, हाँ हाँ, वही रिमोट कंट्रोल। नायक ने सिर हिलाया, मेरे पास है। देवराज चौहान की आंखों में हैरानी उभरी। वह रिमोट कंट्रोल, मोटे माल की चाबी उस तीसरे ने शंकर लाल को पहले ही दे दी थी। यह यह कैसे हो सकता है? देवराज चौहान के होठों से निकला, ऐसा हो चुका है। नायक ने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा, दरअसल वॉल्ट की लूट का प्लान तो बहुत पहले ही बन चुका था। उस दिन तीसरे चौथे दिन वॉल्ट लूटने का प्रोग्राम था। उस तीसरे ने कहीं बाहर जाना था। जाने से लूट से 3 दिन पहले ही उसने रिमोट कंट्रोल हमें दे दिया था। वह अब तक हमारे पास ही रहा। तब हम वॉल्ट नहीं लूट सके थे। जोरावर सिंह हमारे काम के बीच आ चुका था। वैसे भी मुझे और शंकर लाल को इस वॉल्ट डकैती में कुछ विश्वसनीय साथियों की जरूरत थी, जिन्हें हमें तलाश करना था। धीरे धीरे हालात ऐसे बनते चले गए कि वॉल्ट डकैती पीछे रह गई और अन्य मुसीबतें हमारे सामने आ गई। नहीं तो अब तक सारा काम समाप्त हो चुका होता। शंकर लाल का जोरावर सिंह द्वारा गायब किया जाना मेरे लिए नुकसान दे रहा। अकेला रह गया। नायक ने गहरी सांस लेकर कहा, एक बात समझ में नहीं आती कि इस वॉल्ट डकैती में सबसे अहम बात कि डकैती की चाबी वह रिमोट कंट्रोल ही है, जो कि उस तीसरे व्यक्ति ने शंकर लाल को सौंप दी थी। जाहिर है कि उसे शंकर लाल पर अपने से भी ज्यादा भरोसा रहा होगा, तभी उसने रिमोट कंट्रोल शंकर लाल को दिया होगा। परंतु जब शंकर लाल जोरावर सिंह वर्मा के हत्थे चढ़ गया, तो वह तीसरा जो भी है, उसने रिमोट कंट्रोल वापस पाने के लिए नायक से संबंध क्यों नहीं बनाया? इसके पीछे 2 बातें हो सकती हैं। देवराज चौहान बोला, एक तो यह कि वह सामने नहीं आना चाहता होगा। क्यों? वह वही जाने। दूसरी बात यह है कि उसे यह मालूम नहीं होगा कि शंकर लाल ने रिमोट कंट्रोल नायक को सौंपा है या नहीं। कहीं रिमोट कंट्रोल लेने वह नायक के पास पहुंचे और नायक से जवाब मिले कि रिमोट कंट्रोल पास नहीं है, तो एक तो उसका असली चेहरा भी सामने आ जाएगा, दूसरे उसे रिमोट कंट्रोल भी नहीं मिला। शायद, नायक ने सिर हिलाया, शायद ऐसा ही हो।
तो क्या उस तीसरे को अपने रिमोट कंट्रोल के बारे में चिंता नहीं होगी, जिसने लंबी डकैती को मद्देनजर रखते हुए छत पर गुप्त रास्ता बनाने का खतरा उठाया? क्या वह रिमोट कंट्रोल शंकर लाल को सौंपकर चैन की बंसी बजा रहा होगा? जगमोहन बोला, नहीं, ऐसा किसी भी हालत में नहीं हो सकता। उस तीसरे की निगाह नायक पर बराबर होगी और वह जोरावर सिंह वर्मा को देख रहा होगा कि उसने शंकर लाल का क्या इंतजाम किया है। मुझे विश्वास है कि वह जान चुका होगा कि नायक के साथ अब देवराज चौहान और जगमोहन है। यह हम लोगों की एक एक हरकत पर नजर रख रहा होगा। वह जो भी होगा बेहद खतरनाक इंसान होगा। हम उसे किसी भी हालत में नजरअंदाज नहीं कर सकते। नायक ने देवराज चौहान को देखा। जगमोहन बिल्कुल सही कह रहा है। इतनी खतरनाक लंबी योजना बनाने वाला इस तरह खामोश नहीं बैठा होगा। वह वास्तव में सारे मामलों पर निगाह रखे होगा। उस तीसरे व्यक्ति को हमें हर समय अपने मस्तिष्क में सुरक्षित रखना होगा। वह हमें किसी भी समय किसी भी मोड़ पर टकरा सकता है। तुम लोग ठीक कह रहे हो, नायक बोला। इस तरफ पहले तो मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था। वह जो भी है हाथ पर हाथ धरे तो बैठा नहीं होगा। वह वॉल लूट की योजना का जन्मदाता है। खुद रोशनी में नहीं आना चाहता, अन्यों को सामने रखकर वॉल डकैती तो सफल बनाना चाहता है। तो उसके साथ ही उसके दिमाग में यह बात होगी कि जिनके दम पर वह वॉल डकैती करवा रहा है वह हेरा फेरी भी कर सकते हैं, सारा माल लेकर दफा भी हो सकते हैं। उसने इसका भी भरपूर इंतजाम कर रखा होगा कि हम कोई हेरा फेरी ना करें। अगर करें तो वह सारा मामला संभाल ले। अगर आज हमारे बीच शंकरलाल होता तो उसके बारे में कुछ बता सकता था। नायक कुछ न बोला। वह क्या चाहता है? डकैती में उसकी क्या मांग है? मुझे नहीं मालूम। नायक ने सिर हिलाया। इस संबंध में मेरी शंकर लाल से कोई बात नहीं हुई। मैं यही समझता रहा कि डकैती में हम लोगों का बराबर का हिस्सा है। डकैती में हमें एक दो की सहायता की और भी जरूरत थी। मैंने और शंकर लाल ने यही सोचा था कि जिसको भी डकैती में शामिल करेंगे उसे कम से कम इतना तो दे देंगे कि उनका मुंह हमेशा के लिए बंद रहे, किसी भी हालत में अपनी जुबान न खोले। लेकिन हम तो बराबर का हिस्सा लेने और देने वालों में से हैं, जगमोहन ने फौरन कहा। डकैती में किसी के जिम्मे भी छोटा बड़ा काम नहीं होता। डकैती में जिसके जिम्मे जो काम आता है, अगर वह भी ठीक प्रकार से न किया जाए तो डकैती असफल हो जाती है। इसलिए डकैती में शामिल होने वाला हर इंसान योजना का मजबूत थंब होता है। इसलिए उसे हिस्सा देने में किसी प्रकार की कंजूसी या बेईमानी नहीं करनी चाहिए। नायक ने गंभीर भाव में सिर हिलाया। तुम ठीक कह रहे हो। मुझे तुम्हारी बात से पूरा इत्तेफाक है। डकैती में जो लोग भी शामिल होंगे उन्हें बराबर का ही हिस्सा दिया जाएगा। और अगर वह तीसरा न माना तो? देवराज चौहान ने पूछा। वह जो भी है उसे मानना ही पड़ेगा, नायक ने दृढ़ शब्दों में कहा। वह नहीं माना तो सबसे पहले मैं ही उसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। डकैती में कितने लोग शामिल हैं? एक मैं, दूसरा शंकरलाल। अगर वह सही सलामत हुआ और डकैती के माल का बंटवारा होने तक हमारे पास जा पहुंचा तो। तीसरा वह जो वॉल डकैती का जन्मदाता है। दो तुम। इस तरह से हम कुल मिलाकर 5 हुए। उसके साथ ही हमें लॉकर के ताले खोलने वाले एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी, जो कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा लॉकर खोल सके। वॉल्ट में 500 लॉकर हैं। हाँ, इतने सारे लॉकर खोलने के लिए कम से कम 100 घंटे चाहिए, देवराज चौहान कह उठा। इसलिए हमें ऐसे वक्त में वॉल्ट डकैती टालनी चाहिए, जबकि वॉल्ट कम से कम 2 दिन बंद रहे, ताकि हमें काम करने का भरपूर वक्त मिले। तुम ठीक कह रहे हो। वॉल्ट डकैती के लिए हमें ऐसा ही वक्त चुनना होगा, नायक ने कहा। देश के बड़े बड़े आदमियों के यहाँ लॉकर हैं। किसी भी लॉकर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हर लॉकर में मोटे से मोटा माल होगा। हमें हर हाल में सफलता हासिल करनी है। जब हम डकैती की दौलत के बाद वॉल्ट से बाहर निकलेंगे तो हमारे पास करोड़ों की दौलत होगी, सोना जवाहरात और कैश के रूप में। हो सकता है दौलत अरब तक छू जाए। अरब? जगमोहन का गला खुश्क हो उठा। कई पलों के लिए वहां खामोशी छा गई। चुप्पी को सिगरेट सुलगाने के पश्चात
देवराज चौहान ने ही तोड़ा। वह रिमोट कहाँ है? इसी ब्रीफकेस में। नायक के शब्द सुनते ही जगमोहन झपटा और टेबल पर पड़े खाली ब्रीफकेस को उठाकर उलट पलट कर देखने लगा, परंतु ब्रीफकेस खाली ही था। जगमोहन ने अजीब सी व्याकुलता से भरी निगाहों से नायक को देखा। ऐसा कीमती रिमोट कंट्रोल यूं ही खुले में नहीं रखा जाता जगमोहन। नायक ने शांत स्वर में कहा, इस ब्रीफकेस को उधेड़ो। इसके तले का कपड़ा उखाड़ोगे तो नीचे लेदर की मोटी सी शीट होगी। शीट के नीचे मोटे गत्ते के 2 पीस हैं। उन्हीं गत्तों के बीच नन्हा सा वह रिमोट कंट्रोल मौजूद है। शंकर लाल और मैंने ब्रीफकेस बनाने वाले कारीगर के पास बैठकर यह इंतजाम कराया था। रिमोट कंट्रोल की सुरक्षा के कारण ही हमने यह सब इंतजाम किया था। नायक के कहने की देर थी कि जगमोहन ने जेब से चाकू निकाला और सावधानी से ब्रीफकेस को उधेड़ने लगा ताकि रिमोट कंट्रोल को कोई क्षति न पहुंचे। मिनट भर के बाद ही ब्रीफकेस चीथड़े चीथड़े हुआ वहां पड़ा था और माचिस के आकार का पतला सा रिमोट कंट्रोल जगमोहन के हाथ में था, जिस पर छोटा सा हरे रंग का बटन लगा हुआ था। यही है? हाँ, नायक बरबसी मुस्कुराया। वॉल्ट डकैती का दिल है यह। इसके बिना वॉल्ट डकैती हो ही नहीं सकती। जिसके पास यह है वही वॉल्ट में मौजूद अथाह दौलत का मालिक बन सकता है। इसके बिना तो सब कुछ बेकार है। जगमोहन ने बिना कुछ कहे नन्हे से रिमोट कंट्रोल को जेब में डाल दिया। रिमोट कंट्रोल बाहर निकालो, एकाएक नायक बोला। क्यों? जगमोहन के होठों से हड़बड़ाया सा स्वर निकला। कहा तो निकालो इसे। अनमने मन से जगमोहन ने रिमोट कंट्रोल जेब से निकाला और नायक को थमा दिया। नायक ने रिमोट कंट्रोल का पीछे वाला हिस्सा जरा सा दबाकर खोला तो उसमें से छोटा सा कागज निकला। कागज निकालकर नायक ने रिमोट कंट्रोल को पुनः बंद किया और टेबल पर कागज रखते हुए बोला, इसे भी पढ़ लो। देवराज चौहान ने हाथ बढ़ाकर कागज निकाला और उसकी तह खोलकर पढ़ने लगा। उस कागज पर लिखा था, मेरे साथियों नमस्कार। वॉल्ट लूट की योजना का काफी बड़ा हिस्सा मैंने ही आप लोगों को दिया है। वह रिमोट कंट्रोल मैंने दिया है जिसके बिना वॉल्ट लूटा ही नहीं जा सकता। रिमोट कंट्रोल का इस्तेमाल कहाँ और कैसे होना है यह भी मैंने ही आपको बताया है। सही बात यह है कि चांदी की ट्रे में बिठाकर मैं आप लोगों को वॉल्ट में पहुंचा रहा हूं। मेरे दिल से दुआएं हैं कि भगवान आपका साथ दे, आपको सफलता दे। मैंने अपनी कई सालों की मेहनत आप लोगों के हवाले कर दी है। बहरहाल जब भी आप लोग वॉल्ट डकैती करें तो सफल होने के बाद सबके सब नीचे लिखे पते पर पहुंचे। कहीं और जाने का प्रयास न करें, वरना आप सबको मौत के मुंह में पहुंचा दिया जाएगा। दौलत जितनी हिस्से में आए उतनी ही लेनी चाहिए। ज्यादा लालच करना अच्छा नहीं होता। मुझे हर समय अपने करीब ही समझिए। मुझे दोस्त बनाए रखना ही आप लोगों के हित में होगा। नीचे पता लिखा हुआ था जहां पर वॉल्ट डकैती की बात पहुंचने को कहा गया था। छोटे से पत्र में स्पष्ट दोस्ताना धमकी थी। पत्र में लिखी कोई भी बात गलत नहीं थी। जाहिर है जिसने डकैती की योजना बनाने में कई साल लगा दिए हों, इतने धैर्य से काम किया हो, वह इंसान कैसे सह सकता है कि आखिरी वक्त में उसके साथ धोखा किया जाए। देवराज चौहान को उस पत्र में लिखी किसी सी बात से कोई आपत्ति नहीं हुई। पत्र जगमोहन ने भी पढ़ा। नायक ने कहा कि मैं इस पत्र को बहुत बार पढ़ चुका हूँ। कई पलों तक उनके बीच खामोशी रही। अब नायक बोला, तुम इस पत्र के बारे में क्या कहते हो? इस पत्र की कोई बात गलत नहीं है, तो डकैती की बात इस पते पर पहुंचने में तुम्हें कोई एतराज नहीं है? नहीं, उसूलन ऐतराज को तो सवाल ही पैदा नहीं होना चाहिए। देवराज चौहान ने सिर हिलाकर कहा, आखिर वह जो भी है डकैती में हमारा बराबर का साथी है। जिस वॉल्ट को लूटा नहीं जा सकता उस वॉल्ट को लूटने की सुरक्षित योजना उसी ने बनाई है। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, 100% सहमत हूँ, नायक ने सिर हिलाकर कहा। परंतु हम उस तीसरे को नहीं जानते, जरा सा भी नहीं जानते। हमें क्या मालूम वह कैसा बनता है। वॉल्ट में दी गई अथाह दौलत को देखकर उसका मन बदल जाए और हमें नुकसान पहुंचाकर वह सारी दौलत को हड़पने का प्रयास करे। देवराज चौहान के चेहरे पर वहशी मुस्कान
नृत्य करने लगी। नायक, यह मामला तुम मुझ पर छोड़ दो। अगर उसने हमें डबल क्रॉस करने की चेष्टा की तो वह जिंदा नहीं बचेगा। देवराज चौहान धोखा नहीं करता है और जो उससे धोखा करते हैं उन्हें देवराज चौहान जिंदा नहीं छोड़ता। देवराज चौहान की आवाज में मौत के सर्द भाव लिप्त हो गए थे। वह जो कोई भी है, अगर धोखेबाजी पर उतरेगा तो देवराज चौहान का मुकाबला नहीं कर पाएगा। अगर दौलत हमारी किस्मत में नहीं तो उसकी किस्मत में भी नहीं होगी। अलबत्ता मौत का हकदार अवश्य बन पाएगा। ऐसे लोगों का शिकार करना मेरा पुराना और पसंदीदा खेल है। नायक के चेहरे पर गंभीर भाव आ गए। वह बोला कुछ नहीं। इतनी मोटी दौलत का सिर्फ बंटवारा ही हो सकता है। जगमोहन एक एक शब्द चबाकर कह उठा। सिर्फ एक ही लूट की दौलत का मालिक नहीं बन सकता। खैर, यह तो बात की बात है। जो होगा देख लेंगे। इस समय हमें इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए कि अब क्या करना है। रॉयल वॉल्ट डकैती के संबंध में हमें कौन कौन से और कैसे कैसे कदम उठाने चाहिए, यह तो नायक बताएगा। देवराज चौहान बोला। कई महीनों से नायक इस काम से जुड़ा हुआ है। उसने कुछ तो प्रबंध कर ही रखा होगा। जोरावर सिंह मेरे पीछे पड़ गया था। शंकर लाल को जोरावर सिंह वर्मा उठाकर ले गया था। मैं भागता फिर रहा था। ऐसे में मैं क्या प्रबंध करता? मुझे तो कुछ भी सोचने का मौका नहीं मिला। नायक ने धीमे स्वर में कहा। और फिर मैंने तुम लोगों को दो कारणों के साथ अपने साथ मिलाया है। एक तो यह कि तुम लोगों पर आंख मूंद कर विश्वास किया जा सकता है। दूसरे, तुम कई सफल डकैतियों की जन्मदाता हो। इसलिए रॉयल वॉल्ट में होने वाली डकैती को तुम अच्छी तरह संभाल लोगे। कब कहाँ क्या क्या करना है, यह बात तुमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। देवराज चौहान ने कोई जवाब नहीं दिया। गहरी सोच में डूबते हुए उसने खामोशी अख्तियार कर ली। कोई दिक्कत हो तो मुझे बता सकते हो, उसे खामोश पाकर नायक बोला। देवराज चौहान ने सिर उठाकर उसे देखा। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। योजना हमारे सामने है, ठोस योजना है। मेरे ख्याल से तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। अब योजना को सामने रखते हुए हमें इस बात की योजना बनानी है कि वॉल्ट के गिर्द पहरा दे रहे गार्डों से बचकर या उनका इंतजाम करके कैसे रॉयल वॉल्ट की इमारत की छत पर पहुंचा जाए और वॉल्ट के भीतर प्रवेश करने के पश्चात उन लॉकरों को भी खोलना है। इसके लिए भी किसी जिगर वाले तेज तर्रार एक्सपर्ट जो कि बेहद विश्वसनीय हो उसे तलाश करना पड़ेगा। तुम मुझे एक आध दिन का मौका दो नायक। तब तक मैं गार्डों के बारे में भी सोच लूंगा और ताला खोलने वाले एक्सपर्ट को भी तलाश करने की चेष्टा करूंगा। परंतु अभी एक बात मेरे दिमाग में खटक रही है। क्या? यही कि एक ताला खोलने वाला आखिर कितने लॉकरों को खोल लेगा? वॉल्ट में 500 लॉकर हैं। ज्यादा से ज्यादा लॉकर खुले तभी हमें फायदा है। कह तो तुम ठीक ही रहे हो। नायक ने फौरन गर्दन हिलाई। खैर, इसके लिए भी कुछ सोचूंगा। देवराज चौहान ने अपना गाल रगड़ते हुए कहा। कोई न कोई तो रास्ता निकालना ही होगा। वैसे इस जगह के बारे में जोरावर सिंह तो नहीं जानता? नहीं, नहीं जानता। तब हम यहीं रहेंगे। कल हम वॉल्ट डकैती के मुद्दे पर बात करेंगे। देवराज चौहान ने सोचों में डूबे नायक से कहा। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।